हाँ जी, नमस्ते एंड गुड इवनिंग सभी को। तो हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिसिटी और पीरियोडिसिटी में हम लास्ट पढ़ चुके थे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, है ना? तो आगे जो नया कांसेप्ट पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, वह है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है? आयनाइजेशन है, ठीक है? यहाँ पे आई है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इसको हम समझेंगे, आयनन विभव क्या होता है, इसको हम आज की क्लास में समझेंगे, ठीक है? और अब भी कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ कमेंट में मैसेज करते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा? तो मैं आपको एक स सरल सी बात पहले ही बता चुका हूँ। देखिए एग्ज़ाम या तो वो बच्चे वीडियो सारे देखते नहीं हैं, बस एक वीडियो देखते हैं और सीधा पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, जब एग्ज़ाम होता है बेसिकली अदर स्टेट्स की मैं बात करूँ, फॉर्म निकलते हैं विदिन 3 मंथ्स एग्ज़ाम हो जाता है और या फिर कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जनरली फॉर्म निकलने के विदिन 3 मंथ्स में एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है? तो ऐसा मान के चलते हैं कि यूके पीसीएस भी सेम यही कंडीशंस लेके चलेगा कि 3 महीने में जो है एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके 1 या 2 महीने में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए या फिर ओवरऑल देखा जाए तो इस साल के एंड तक ये भर्ती पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि सिंगल डे एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट जॉब है। ठीक है? चाहे आप यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? या फिर आप यूकेपीएससी एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल अनुभव है, ठीक है? बाकी हाँ, यूकेपीएससी की जो इच्छा है, वो ही जाने, ठीक है? आपका काम क्या है भई टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। कब होगा, कब नहीं होगा, ये बात की बात है। जो डिसीज़न यूकेपीएससी लेगा, उसका वेट कीजिए। फिलहाल आपका काम है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, क्योंकि भई 11 सीट के लिए, 55 सीट के लिए बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है। ये बात आप सोच के चलिएगा, ठीक है? तो पहले सोचिए आपको करना क्या है? सबसे मेन काम है आपका अपना सिलेबस को कंप्लीट करना। जिस दिन भी एग्ज़ाम होगा आपको पता चल जाएगा, डेट आपको पता चल जाएगी, ठीक है? तो पढ़ते हैं आयोनाइज़ेशन पोटेंशियल आयनन विभव को, ठीक है? होता क्या है आयनाइज़ेशन पोटेंशियल या फिर इसको कई लोग आयनाइज़ेशन एनर्जी भी कहते हैं, आयनन ऊर्जा, है ना? आयनाइज़ेशन एनर्जी क्या होता है? तो जनरली आयनाइज़ेशन पोटेंशियल या आयनाइज़ेशन एनर्जी मेटल के केस में देखी जाती है, धातु के केस में देखी जाती है। तो जनरली होता क्या है कि कोई भी अगर आपके पास धातु है, ठीक है, मेटल है और मेटल के बाहरी कक्ष से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जितनी ऊर्जा दे रहे हो, ठीक है? मेटल के बाहरी कक्ष से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दे रहे हो और ध्यान में रखना है कि जो मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ज़्यादातर धातु सॉलिड या फिर ठोस फॉर्म में होते हैं, ठीक है? आप जानते हैं मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। इसके अलावा सारे धातु मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो होता क्या है कि मेटल को पहले हम सॉलिड से गैस फॉर्म में लाते हैं, ठीक है? और कोई गैसियस एलिमेंट में से या कोई गैसियस मेटल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई भी गैसियस मेटल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी मिनिमम ऊर्जा चाहिए, है ना? मैक्सिमम तो कितनी भी दे सकता हूँ। तो मिनिमम ऊर्जा जो मुझे देनी है उसी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी जो डेफिनिशन हो क्या बनती है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ठीक है? हालाँकि मुझे ऐसे डेफिनिशन तो याद नहीं करनी है, मुझे तो कांसेप्ट समझने हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट फ्रॉम द आउटर मोस्ट और हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी बताता हुआ चलता हूँ। फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए या एन लिख देता हूँ ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट ठीक है? बहुत सरल सी परिभाषा है, आप समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ मिनिमम एनर्जी वो कम से कम ऊर्जा जो आपको चाहिए इजेक्ट करने के लिए, इजेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है? कहाँ से? आउटर मोस्ट सेल में से, किसके? कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट। आइसोलेट का मतलब होता है अलग कर देना। ये आइसोलेट वर्ड कोरोना में बहुत ही फेमस हुआ है, इसका मतलब ही होता है अलग कर देना, भिन्न कर देना, ठीक है? आप सभी को पता है जब ये मेटल ठोस अवस्था में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, देखो मैं ज़्यादा डीप में लेके नहीं जा रहा क्योंकि टॉपिक लेंथी होते जा रहे हैं, है ना? मुझे एग्जाम से रिलेटेड पढ़ना है, 75 मार्क्स के लिए पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक? और ज़्यादा डीप में अगर आपकी पढ़ने की इच्छा करती है, तो आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जैसे कल मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने आपको बोला था ना कि उसका एक वीडियो बना के भेज दूँगा या पोस्ट कर दूँगा, तो उसमें हमने यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखा है, ठीक है? तो वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं, किसके लिए? बीएससी में पढ़ते हैं, एमएससी में पढ़ते हैं, क्लास 12, 11th-12th में भी काफ़ी जगह पढ़ाया जाता है। तो स्क्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है, उसका भी मैंने सॉल्यूशन भेजा कल पोस्ट किया था और प्लस जो है यूपीएससी 2016 में जो क्वेश्चन दिया था, उसको भी मैंने यहाँ सॉल्व करवाया।
तो मेटल सॉलिड फॉर्म में आपको सभी को पता है कि जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ठोस अवस्था में होगा, तो उसके पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड होंगे और जब ये गैसेस फॉर्म में होगा, तो उसके पार्टिकल दूर-दूर चले जाएँगे, है ना? तो दूर गया हुआ एक पार्टिकल मतलब जब ये आइसोलेट हो गया, दूर-दूर हो गया, भिन्न हो गया, तो भई इस एलिमेंट को उठाया गैसेस स्टेट से और उस गैसेस स्टेट के एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मुझे मिनिमम ऊर्जा देनी पड़ी, है ना? कम से कम ऊर्जा जो प्रोवाइड करनी पड़ी, उसी को हम कह रहे हैं क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम आयनाइजेशन करते हैं तो सबसे पहले सॉलिड मेटल को गैस फॉर्म में लाते हैं और आपको पता है सॉलिड से गैस में आने को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, है ना? सब्लिमेशन, क्लियर? तो ऑब्वियस बात है पहले मेटल को सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में लाओगे तो यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी सब्लिमेशन एनर्जी और उसके बाद जब गैसेस एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, जो आपको मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, वही है आयनाइजेशन एनर्जी। तो सब्लिमेशन एनर्जी आई थिंक सब्लिमेशन को हिंदी में ऊर्ध्वापर्दन कहते हैं। ठीक है ना? तो किसी भी सॉलिड मेटल को ठोस को डायरेक्ट किसी भी सॉलिड मेटल को गैस फॉर्म में लाना, ठोस जो आपका धातु है उसको डायरेक्ट गैस धातु की फॉर्म में लाना और फिर वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, उसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो आपका बन जाएगा मेटल प्लस और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। क्लियर? अगर मान लो आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, तो I E1 लिख देता हूँ, ठीक? ऐसे ही आप मान लो इस गैसियस मेटल में से जिसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, मान लीजिए आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन निकाला +1 चार्ज, एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो चार्ज कितना बन जाएगा +2, यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनिक एनर्जी बनेगी Y2 बनेगी। ऐसे ही आपके पास है मेटल 2+ इन गैसियस स्टेट, फिर लेट अस से यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो आपको पता है M3+ बन जाएगा और अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आप और निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड बन जाएगा। क्लियर है बात? तो ऐसे ही जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाएँगे उसको उसकी आयनाइजेशन एनर्जी आप लिखते हुए चलेंगे। क्लियर है? बहुत ये सरल सी बात है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस को आगे समझते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी को निकाला किसमें जाता है? तो बच्चों उसकी यूनिट्स भी पूछी जाती हैं, तो यूनिट ध्यान में रखिएगा। हालाँकि आपके लैब असिस्टेंट वाले में यूनिट तो नहीं पूछेगा, जनरली कोई ना कोई कांसेप्ट देगा, उसमें कांसेप्ट आपको लगाना होगा। तो यूनिट इसकी जो होती है या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है, ठीक है? या फिर ये किलो जूल पर मोल में भी आपको बोल सकता है। ठीक है? या फिर ये किलो कैलोरी पर मोल में भी आपको बोल सकता है, ठीक है? और ये यूनिट कन्वर्जन मैंने लास्ट चैप्टर में आपको सिखाया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को हम जूल में कन्वर्ट करते हैं और कैसे जूल को हम कैलोरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी यूनिट कन्वर्जन मैं आपको लास्ट जो है चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ। तो आई थिंक इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। आयनन विभव, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये आपके समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कांसेप्ट को आगे समझते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर देख लेते हैं जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है ना? फैक्टर्स, कौन-कौन से वो फैक्टर हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? तो कौन-कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? चलिए पढ़ते हैं, वन बाय वन को समझते हैं। सबसे पहला साइज़ ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम, ठीक है? मैं डायरेक्ट यहाँ पे फंडा ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊँगा, मेन-मेन बातें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? साइज ऑफ द एटम, बेटा जी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, देखो सिंपल सी बात है, ठीक है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यूक्लियर चार्ज। अब कोई ये मत कहना कि सर न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, नाभिक का जो आवेश है वो क्या होता है कि नाभिक का जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जिस बल से वो आकर्षित करेगा, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज या फिर न्यूक्लियर फोर्स, नाभिक आवेश या फिर नाभिक बल, ठीक है? तो बेटा जी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के। दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी समानुपाती है किसके? न्यूक्लियर चार्ज के। दैट मीन्स अगर न्यूक्लियर चार्ज, नाभिक आवेश बढ़ेगा, तो बेटा जी आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। सिंपल सिंपल कांसेप्ट है, ध्यान सुनिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई नाभिक जब अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा, मैं आपको ऑलरेडी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी पढ़ा चुका हूँ कि नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को कितना खींचेगा। लास्ट क्लास में पढ़ाया था, क्वेश्चंस भी दिए थे और बच्चों ने वीडियोस देखे भी है, बट कमेंट में किसी ने भी आंसर नहीं किया है। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। ठीक? चलिए खैर, अगर जिसको सही आंसर चाहिए होगा ऑब्वियसली वो कमेंट भी करेगा और कमेंट में उसका सही आंसर जो है वो मैंने आपको बताया था, हार्ट वगैरह मैं उसपे दे दूँगा। ठीक है? और मैं देख रहा हूँ इसमें कम से कम 75 बच्चे जो हैं करीब जुड़ चुके हैं। ठीक है? 75 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और कुछ बच्चे रेगुलर वीडियोस देख भी रहे हैं। ठीक? बट हाँ, जिस अनुपात में ये वीडियो देखना चाहिए था, उस अनुपात में ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, मुझे पता है। बच्चों ने इसलिए सब्सक्राइब कर लिया क्योंकि उसको उनको फ्री में यूट्यूब पे कंटेंट मिल चुका है और जब हमें कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है तो ऑब्वियस है हम उसकी कद्र नहीं करते हैं और ये स बहुत बहुत बड़ा कहते हैं ना ट्रुथ है, जो हमें समझना चाहिए। ठीक? तो कंटेंट अगर बस मैं शुरू में 1-2 क्लास डाल के और कंटेंट नहीं देता, तो मुझे पता है इसकी वैल्यू बहुत होती। पर हाँ, काफ़ी बच्चे हैं जिनको कंटेंट मिल चुका है, तो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं और मुझे नहीं समझ में आता क्यों? किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक? और एक और प्रश्न का उत्तर है, क्या ये क्लास
जो ये क्लास चल रही है क्या ये एनवायरनमेंट वालों के लिए भी है? हाँ जी, बिल्कुल आपको भी उतना ही ये प्रॉफ़िट पहुँचाएगी, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है? तो ख़ैर अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आंसर करा करें, तो उससे मुझे पता चलेगा हाँ भाई, कुछ बच्चे रेगुलर हैं तो वो अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है? या फिर क्लास को इंटरैक्टिवली देख रहे हैं, पूरा जो है कांसेप्ट को समझ भी रहे हैं। ठीक है? साइज़ ऑफ द एटम मैंने बताया भाई आयनाइज़ेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के और हमने पढ़ा था न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के। नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ना शुरू कर दो। बेटा जी सिंपल सी बात है, जिसका नाभिक आवेश ज़्यादा होगा मतलब नाभिक के पास ज़्यादा बल होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा तो आपको पता है इसका साइज़ छोटा होगा और जिसका नाभिक बल ही कम होगा, तो भई वो कैसे अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा? जब इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा तो इलेक्ट्रॉन दूर-दूर होंगे और जब दूर-दूर होंगे तो ऑब्वियस बात है इसका साइज़ बड़ा होगा। तो यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, नाभिक आवेश हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज़ के, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल समझिएगा, आप ग्रुप 1 को ही लेके चलें, ठीक है? वर्ग 1 को ही लेके चलें, ग्रुप 1 में आप जानते हैं कौन-कौन से एलिमेंट आते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, फिर इसके बाद आता है लिथियम, फिर इसके बाद आता है सोडियम, फिर आप जानते हैं पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम, फिर आता है सीज़ियम। ठीक है? आप सभी जानते हैं कि जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, पढ़ा चुका हूँ, टॉप टू बॉटम आने में एटॉमिक जो साइज़ है, परमाणु जो साइज़ है, वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ठीक है? तो हमें पता है ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है ना? एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो नाभिक आवेश भी कम होगा, भई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विषमन अनुपाती है, तो ऑब्वियस बात है साइज़ बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, तो हम जानते हैं आयनन विभव भी घटेगा। दैट मीन्स मैं कहूँ कि भाई ग्रुप 1 के जो तत्व हैं, इनको आयनन विभव के बढ़ते या घटते क्रम में लगा दो, तो मैं कह सकता हूँ ना जब ऊपर से नीचे आ रहा है एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है तो आयनाइज़ेशन एनर्जी घट रहा है। तो मैं कह सकता हूँ जो सीज़ियम है इसकी आयनाइज़ेशन एनर्जी, आयनन विभव सबसे कम है। ठीक है? तो इसीलिए आप जानते हैं सीज़ियम वगैरह का यूज़ करा जाता है कि उसका आयनन विभव कम है, दैट मीन्स उसको कम ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट मीन्स उसको कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। इसलिए आप जानते हैं जो सीज़ियम वगैरह होता है ये फोटो सेल्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है? फोटो मतलब हो गया लाइट और सेल मतलब ऑब्वियस बात है आप उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें इलेक्ट्रिसिटी में। तो फोटो सेल का काम ही होता है जो लाइट एनर्जी को ठीक है किसमें कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है? तो फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं उसमें यूज़ होता है सीज़ियम का क्यों? क्योंकि इसका आयनेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की ऊर्जा कम है, तो कम ऊर्जा में ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और आप सभी जानते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड करंट, है ना? इलेक्ट्रॉन के बहने को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कांसेप्ट्स को आगे समझते हैं। अब इसके बाद साइज़ ऑफ द एटम, इसके बाद नेक्स्ट चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ये भी मैं पढ़ा ही चुका हूँ, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 मैं इसको कह सकता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है? अगर मैं पॉइंट नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज कह रहा हूँ तो वो भी मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। एनसी मतलब न न्यूक्लियर चार्ज नाभिक आवेश, ठीक है? न्यूक्लियर चार्ज हो गया या नाभिक आवेश हो गया, ठीक है? और आपको बता ही दिया है न्यूक्लियर चार्ज नाभिक आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के, मतलब अगर नाभिक चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए थर्ड कंडीशन, थर्ड है स्क्रीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब मुझे पता है स्क्रीनिंग जो डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हैं वो स्क्रीनिंग पूछ रहे होंगे, तो भैया स्क्रीनिंग अगर पूछना है तो पिछली 1 या 2 क्लास पहले ही स्क्रीनिंग पढ़ा चुका हूँ। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि अगर ये नाभिक है, भैया इसके बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो हमने देखा था अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर्दा बना देंगे, शील्ड कर देंगे, मतलब ये नाभिक आवेश को बाहर जाने से रोकेंगे। और ऑब्वियस बात है जब ये नाभिक आवेश बाहर जाने से रुकेगा, कम होगा, नाभिक आवेश इतने अच्छे से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, तो हमें पता है नाभिक जो बल है वो कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स स्क्रीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। मैं बोलूँ नाभिक आवेश हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके आयनन विभव के और ये दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है? ये स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग करेंगे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस बात है जितना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर्दा बनाएँगे, स्क्रीन बनाएँगे, उतना ही नाभिक बल को बाहर पहुँचने में क्या होगी? समस्या होगी, उतना ही नाभिक बल बाहर नहीं पहुँच पाएगा। दैट मीन्स वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो एनर्जी भी घट जाएगी। ठीक है? आई थिंक ये कांसेप्ट आपको क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ें आगे, 4th ठीक है? आगे बढ़ते हैं 4th नया कांसेप्ट यहाँ पे सीखते हैं, समझते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे कंप्लीट सेल हैं, ठीक है? या फिर हाफ कंप्लीट सेल हैं, हाफ कंप्लीट सेल हैं। अच्छा कंप्लीट सेल से अब मुझे एक चीज़ आई कि मैंने याद आई कि मैंने आपको एटॉमिक जो साइज़ है उसमें ये चीज़ नहीं बताई, उसको भी बता दूँगा, ठीक है ना? अभी क्लास के बाद मैं उसको भी आपको क्लियर करा दूँगा। तो अगला पढ़ते हैं कंप्लीट सेल या हाफ कंप्लीट सेल। आप जानते हैं अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है, मान लो 2 8, 2 8 वाला कौन हो गया? नोबल गैस नियॉन हो गया। हम सभी जानते हैं नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो दैट मीन्स इसके पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? चलिए, देखो ये नियॉन है, आप सभी जानते हैं इसका परमाणु संख्या 10 है, दैट मीन्स ये 2 और 8 है।
कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल सी बात है, आप सभी इस बात को जानते हैं। आप जानते हैं भई जिसका 2-8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 बनेगा और उसके p में भी 6 है। चाहे ऐसे देख लो, चाहे ऐसे देख लो, मतलब बोहर इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख लो या फिर मॉडर्न जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, दोनों के बेस में हम देख पा रहे हैं कि नियॉन के पास इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं और नियॉन के पास यदि इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं, तो उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएँगे। दैट मीन्स इसका आयनन विभव बहुत ज़्यादा होगा। तो ध्यान में रखिए, अगर कहीं पे कंप्लीट सेल है, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन फ़ील्ड है उस सेल में या फिर हाफ कंप्लीट सेल है। हाफ कंप्लीट सेल का मतलब समझिएगा जैसे नाइट्रोजन, समझिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो आप सभी जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 कितना 2p3। तो हम देख रहे हैं इसके p में 3 इलेक्ट्रॉन है, हम सभी जानते हैं p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। p के 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3 ऑर्बिटल में अगर आप एक-एक इलेक्ट्रॉन सिंगल-सिंगल फिल करते हैं, हुंड्स का नियम पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को पहले आप सिंगल-सिंगल भरोगे देन पेयरिंग करोगे। हुंड्स के नियम में पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। तो यहाँ पे p2 p3 है, यहाँ 3 ऑर्बिटल हैं तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। दैट मीन्स ये हाफ फिल्ड है। ठीक है? ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट आपने कितने भरे हैं? 3, 3 मतलब 6 का आधा हाफ फिल्ड है। ये कहानी ऑब्वियस है बीएससी के बाद आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतनी कहानी आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आई थिंक ये बातें धीरे-धीरे आपके समझ में भी आ रही होंगी और वैसे भी ये आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, उसमें सारा कांसेप्ट आपको समझाया भी। क्लियर है? आगे बढ़े तो ये है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 है, हाफ फिल्ड है। नियॉन इसका देख लो ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो नियॉन एग्जांपल बन गया कंप्लीटली फिल्ड का, कंप्लीटली फिल्ड का, ठीक है? और ये नाइट्रोजन बन गया किसका? हाफ फिल्ड का। बहुत सरल सी बात है। क्लियर है? चलिए, तो अगर मान लो हमारे ऑप्शन में आता है कि एक तो ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जिसके ऑर्बिटल, जिसके कक्षक तो पूरे भरे पड़े हैं और एक ऐसा है जो आधा भरा पड़ा है। तो ध्यान रखना कंप्लीट फील्ड वाला जो होगा उसकी आयनों एनर्जी हाफ फील्ड वाले से ज़्यादा होगी। तो कंप्लीट फील्ड वाले की जो आयनों एनर्जी है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी किससे? हाफ फील्ड वाले से। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है? कंप्लीट फील्ड का मतलब ऑब्वियस है ज़्यादा स्टेबल होगा। आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलो एक क्वेश्चन भी देख लो। हमारे पास मान लो लिथियम है, इसके बाद बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, चलो नियन। बता दो बढ़ते हुए क्रम में। आयनन विभव के बढ़ते हुए क्रम में बता दीजिए, आयनों एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में बता दीजिए। चलिए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। आप सभी जानते हैं 2s1 बनेगा, 2s1 बनेगा, ये बनेगा 2s2, ये बनेगा 2s2, 2p1, ये बनेगा 2s2, 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखा चुका हूँ। अगर अब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आ रहा है, एक बार प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद 2s2, 2p4 आप सभी जानते हैं 2s2, 2p5 और ये जानते हैं कितना होगा 2s2, 2p6 बहुत सरल सी बात है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे कौन-कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड है, तो हम जानते हैं बेरिलियम 2s2 s में 2 पूरे फिल्ड हैं। क्लियर? इसके बाद देखो ये 2s2 2p3 2p3 हाफ फिल्ड है, मतलब बाहरी कक्ष को देखना है, आउटर मोस्ट शेल को देखना है, तो बाहरी कक्ष में यहाँ 2p3 हाफ फिल्ड है। इसके बाद ये कंप्लीटली फिल्ड है, इतनी बात समझ में आती है। तो इसका आयनन विभव के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है और अभी हमने देखा अगर कोई कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लगा रहा हूँ, बढ़ते हुए क्रम में हमें पहली बात ये भी क्लियर होना चाहिए बढ़ता हुआ क्रम क्या है, घटता हुआ क्रम क्या है, आरोही और अवरोही क्रम क्या है, ये भी क्लियर होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हमें पता होता है बट हम बढ़ता और घटता हुआ क्रम जो है इसी को गलत लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है अगर आपके पास 1, 2, 3, 4 ये संख्याएँ हैं, तो इसका बढ़ता हुआ क्रम क्या बनेगा कि सबसे पहले आप 1 को लिखोगे, देन उसके बाद 2, देन 3, देन 4 ऐसे इसमें आप इसको लिखोगे, इस ऑर्डर में आप लिखोगे। व्हाई? क्योंकि आप जानते हैं ये जो साइन है ये होता है लेस देन का, तो 1 लेस देन है 2 से, मतलब 1 कम है 2 से, 2 कम है 3 से, 3 कम है 4 से, सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो ये आपने बढ़ते हुए क्रम में लिखा। अगर मान लो इसको ही घटते हुए क्रम में लिखना है, तो आप जानते हो सबसे लिखोगे 4, फिर उसके बाद लिखोगे 3, फिर उसके बाद लिखोगे 2, फिर उसके बाद लिखोगे 1 क्योंकि 4 ये ग्रेटर देन का साइन होता है। 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हमें क्लियरली पता होना चाहिए। एग्जाम में हमारे कांसेप्ट क्लियर होते हैं, बट हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अनुभव मैंने आज ही किया। एक बच्चा था, उसने मुझसे प्रश्न पूछा, उसको बिल्कुल कांसेप्ट पता था, कांसेप्ट उसने सही लगाया था, बट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ही झोल कर गया। ठीक है ना? तो यही हमारे जो नीट जेईई वाले बच्चे हैं, ये भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बहुत ही समस्याएँ उन्हें होती हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ तो पहले क्लियर रखना है। इसके बाद मैं कह रहा हूँ आपसे बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाइए। तो हम जानते हैं सबसे पहले लिथियम आएगा, है ना? क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये भी है, हम जानते हैं भई ये सभी एक ही पीरियड के हैं, है ना?
एक ही पीरियड के हैं, अब एक ही आवृत्त के हैं सभी और जब एक ही पीरियड के होते हैं तो हमने ऑलरेडी एटॉमिक साइज में पढ़ाया था कि एक ही पीरियड में साइज घटता है। अगर साइज घटेगा तो साइज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयन एनर्जी का, भी पढ़ाया। अगर साइज घटेगा तो आयन विभव बढ़ेगा। तो मुझे समझ में आता है जब मैं उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर आ रहा हूँ, मतलब एक आवृत्त में उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर आ रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि साइज घट रहा है, साइज घट रहा है तो आयन विभव बढ़ना चाहिए, इन जनरल तो बढ़ना चाहिए। बट क्या एक्चुअली ऐसा है? भैया ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक और कांसेप्ट पढ़ना है। क्या? पहला हमने कांसेप्ट ये पढ़ा साइज घट रहा है, आयन विभव बढ़ना चाहिए, आयनस एनर्जी बढ़नी चाहिए, बट इट इज द रीजन? नो, इट इज नॉट द एग्जैक्ट रीजन। इसके अलावा एक और रीजन है। क्या? हमें ये भी चेक करना है क्या किसी के सेल, क्या किसी के कक्षक में फुल इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, या फिर वो हाफ फिल्ड तो नहीं है, आधा भरा हुआ तो नहीं है। चलिए तो चेक करते हैं। सबसे पहले लिथियम है, लिथियम के पास 2s1 है। इसके बाद देखो कौन आएगा, बोरोन, फिर इसके बाद आएगा बेरिलियम। देखो आना चाहिए था पहले बेरिलियम को, हमें पता है धर से धर को बढ़ रहा है, पहले तो बेरिलियम को आना चाहिए था, पर बोरोन को क्यों लिखा, बेरिलियम को बाद में क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है बेरिलियम के पास 2s2 है, इसके भैया 2s2 है, दैट मींस s सेल में पूरे इलेक्ट्रॉन है, और जब पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी पढ़ाया, अभी बताया, आयन अनुभव उसका ज्यादा होगा जिसके सेल में इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। फिर उसके बाद कौन आएगा, कार्बन, है ना, फिर उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आएगा नाइट्रोजन। अब आपके अकॉर्डिंग कि सर ऑक्सीजन बाद में आना चाहिए, नाइट्रोजन पहले, है ना, बट नाइट्रोजन पहले क्यों आया? क्योंकि बेटा हाफ फिल्ड है। फिर से देखो 2p3 हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है इसलिए इसका आयन अनुभव अपने अगल बगल वालों से ज्यादा होगा। इसके बाद कौन आएगा, फ्लोरीन, और नियन तो आपको पता है सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि नोबल गैस है, ठीक है, निष्क्रिय गैस है, और निष्क्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो फुल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल होता है, जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा आयनिसन एनर्जी, सबसे ज्यादा आयन अनुभव आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? अब जरा समझ लेना, ये भी समझा देता हूँ। एटॉमिक साइज में एक चीज मैं आपको पढ़ाना भूल गया, कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है। मान लो आपसे कहे कि इसको एटॉमिक साइज के क्रम में लगा दीजिए, ठीक है, परमाणु जो साइज है या त्रिज्या है उसके रेस्पेक्ट में इसको लगा दीजिए घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ साइज जनरली हम किसी भी पीरियड में जाते हैं, एक पीरियड के सारे एलिमेंट लिखें, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है, n = 2 सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, और बता चुका हूँ कि अगर हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, किसी भी आवृत्त में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है। बट जो ये नोबल गैस होती है ना, इसका साइज अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा होता है। ध्यान में रखना, बात को लिख रहा हूँ, नोबल गैस जो निष्क्रिय गैस होती है, इसका जो एटॉमिक साइज है, ये साइज बोल दूं जिसको हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। साइज का मतलब ही है कितना उसका तो बड़ा साइज होगा या फिर एटॉमिक रेडियस होगा, परमाणु त्रिज्या होगी, एक ही बात है। तो नोबल गैस का साइज या एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना, बड़ा होता है किसमें, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में। नोबल गैस साइज इज लार्जर इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, ये चीज ध्यान में रखिएगा। दैट मींस नोबल गैस का साइज अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा होगा। क्लियर है बात? ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? तो हम जानते हैं जो नोबल गैस होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करती हैं, निष्क्रिय हैं, तो ये आपस में इंटरेक्शन नहीं करेंगी। और जब आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है तो शुरू में ही पढ़ा चुका हूं, तो वहां पे हम इसकी नियरेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नियरेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम वैन डर वाल त्रिज्या कहते हैं, वैन डर वाल रेडियस पढ़ा चुका हूं शुरू में। तो बेटा जी इनमें निकालते हैं वैन डर वाल रेडियस, और याद कीजिए वैन डर वाल रेडियस का मतलब है, वैन डर वाल त्रिज्या का मतलब है कि इनके बीच की मिनिमम दूरी कितनी होगी। तो हमने पढ़ा था ये नाभिक, ये ना मतलब दो एटम हो गए, दो परमाणु हो गए, इनके नाभिक, और इनके मान लो मिनिमम दूरी इतनी ही हो पा रही है, तो बेटा यहाँ पे जो रेडियस होगा उसको हम कहेंगे वैन डर वाल रेडियस, पढ़ाया था। और आपको पता है वैन डर वाल रेडियस में ये रेडियस एक्स्ट्रा निकल के आती है ना, जिसकी वजह से मान के चलिए कि नोबल गैस का साइज बड़ा होगा अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में, अपने रेस्पेक्टिव आवृत्त में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? आपके नोबल गैस का, निष्क्रिय गैस का। आई थिंक इतने कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे, जिनको नहीं हो रहे हैं एक बार प्रीवियस क्लास जरूर देखिए और रिवीजन जरूर करिए, ठीक है ना। रिवीजन इज द की, ध्यान में रखना, केवल यूट्यूब पे वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, रिवीजन इज द की। जो बार बार रिवाइज करेगा, ऑब्वियसली जिसे जॉब चाहिए भैया उसको रिवीजन मांगता है, वो रिवीजन करेगा ही करेगा। क्लियर है? तो हमने पढ़ाया है वैन डर वाल रेडियस में ये रेडियस एक्स्ट्रा निकल के आती है। क्यों निकल के आती है तो मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिविजुअल एटम का मतलब व्यक्तिगत परमाणु का हम साइज नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए हम क्या निकालते हैं, उसका वैन डर वाल रेडियस। क्लियर है? ये सब आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, प्लीज देखिएगा, प्लीज रिवाइज करिएगा, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा कुछ कंसेप्ट को और, ठीक। तो मैंने आपको इसके बाद एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, चलो एक और पॉइंट।
जनरली वैसे ये सारे पॉइंट बच्चों मैं आपको बीएससी की ही बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? ये सारे कांसेप्ट बीएससी की बुक से पढ़ा रहा हूँ। मतलब हेडिंग जो है इसकी जनरली बीएससी की बुक से ही मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है? कांसेप्ट समझाना तो अपना-अपना तरीका होता है। जनरली बीएससी की बुक में आप देख रहे हैं कांसेप्ट किसी और तरीके से भी समझाता है ना? बट हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे ईज़ी लेवल पे आपको समझा पाऊँ, ठीक है ना? बाकी हाँ, बुक से इसको एक बार पढ़ के देखिएगा तो कांसेप्ट आपके समझ में आने लगेगा, ठीक है? बट हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि सबसे ईज़ी वे में आपको कांसेप्ट समझाता हुआ चलूँ। अब इसके बाद शेप ऑफ द ऑर्बिटल ध्यान में रखिएगा, एस ऑर्बिटल आपको पढ़ाया था नाभिक के सबसे करीब होता है, ठीक है? इसके बाद पी ऑर्बिटल होता है, इसके बाद डी ऑर्बिटल होता है, इसके बाद एफ ऑर्बिटल होता है। इसको हम पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं भेदने की क्षमता। है ना? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट या पेनिट्रेटिंग प्रभाव या भेदने प्रभाव, भेदन प्रभाव भी कहते हैं, क्लियर? तो हमें पता है नाभिक के सबसे करीब एस ऑर्बिटल होता है, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, एस ऑर्बिटल नाभिक के सबसे क्लोज होता है, देन उसके बाद पी होता है, देन डी होता है, देन एफ। अगर एस ऑर्बिटल नाभिक के सबसे क्लोज है, तो ऑब्वियस बात है, इस पे सबसे अधिक नाभिक बल लग रहा होगा, इस पे न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा लग रहा होगा, इसीलिए एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्लियर है बात? तो मैं कह सकता हूँ जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है, भेदने की क्षमता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आयनन एनर्जी के, आयनन विभव के। दैट मीन्स जिसकी भेदने की क्षमता ज़्यादा होगी, उसकी आयनन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स एस ऑर्बिटल की भेदने की क्षमता सबसे अधिक है। दैट मीन्स ये नाभिक के सबसे क्लोज है, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है। सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा अच्छी से, है ना? तो जिसकी वजह से पकड़ ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, ऊर्जा हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स को आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा दिया है भाई, लिथियम है, ठीक है? मैं इससे पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, ये तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी जानते होंगे। लिथियम है, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, तो मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसे मैं आयनियन एनर्जी फर्स्ट कहूँगा। फिर उसके बाद लिथियम है +1, इसमें से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। +1 है, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, +2 बन गया और हम जानते हैं ये आयनियन एनर्जी 2 बन जाएगी। क्वेश्चन ये होता है कि बताओ आयनियन एनर्जी कौन-सी वाला ज़्यादा होगी? IE1 ज़्यादा होगी, IE2 होगी? मतलब फर्स्ट आयनियन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी या सेकंड आयनियन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी? जनरली ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर होगा? तो इसका सरल सा आंसर बनता है बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो हम सभी जानते हैं इसके पास 3 ही प्रोटॉन होंगे और 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत सरल सी बात, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, ऑब्वियस बात है Li+1 बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी मिनिमम एनर्जी जो आपने दी, वही क्या होगी? इसकी आयनियन एनर्जी होगी, आयनन विभव हो गया। क्लियर है? अच्छा, कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ये जो आयनियन एनर्जी है, ये ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्मातापी होती है, दैट मीन्स एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो आपको बता देता हूँ भैया, यहाँ आप एनर्जी दोगे, एनर्जी देने का मतलब ये एंडोथर्मिक होती है। पहली बात तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, एंडोथर्मिक्स होती हैं, ठीक है? तो आयनियन एनर्जी जनरली कैसी होती है? एंडोथर्मिक। आप एनर्जी जब तक दोगे नहीं, इलेक्ट्रॉन जब तक निकलेगा नहीं। तो एंडोथर्मिक है, दैट मीन्स ऊष्मा सोशी है, ठीक है? क्षेपी का मतलब जनरली निकलना होता है, सोशी का मतलब जो एनर्जी लेता है। क्लियर? तो यहाँ पे लिथियम है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया एक और, तो Li2+ बना। अब देखिए जब Li+ था तो इसपे 3 प्रोटॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन थे बट एक दे दिया जब तो Li+ बना, तो उसपे 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब फिर वही कल वाला कांसेप्ट आ जाओ, लास्ट क्लास पढ़ के आए हो तो, भाई अंदर नाभिक में 3 प्रोटॉन है और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अंदर ज्यादा बाहर कम, तो अपनी ओर खींच लेगा, मतलब नाभिक चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और नाभिक चार्ज बढ़ता है तो अभी पढ़ा है नाभिक चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनियन एनर्जी के। नाभिक चार्ज, है ना? न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनियन एनर्जी के, अभी पढ़ा है। तो नाभिक चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनियन एनर्जी भी बढ़ेगी। दैट मीन्स सक्सेसिव आयनियन एनर्जी बहुत ज्यादा होंगे, मतलब IE2 बहुत ज्यादा होगा IE1 से। कहने का मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयनियन एनर्जी बढ़ेगी। बहुत सरल सी बात है। क्लियर है? अब जैसे सोडियम का केस ले लो, सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, हम सभी जानते हैं 2 8 एक होता है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो ये बन जाएगा Na+ और आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, आप सभी जानते हैं बन जाएगा 2 और 8 बन जाएगा, ठीक है? अब जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो आप जानते हैं ये बन गई इसकी फर्स्ट आयनियन एनर्जी। क्लियर? अब मान लो आपने जो सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, अब एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, मतलब आप सेकंड आयन से एनर्जी निकालने जा रहे हो, तो सोडियम प्लस है, इससे आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, बन जाएगा Na2+ और एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। क्या Na+1 सोडियम +1 ही क्यों बनाता है, +2 क्यों नहीं बनाता? तो उसका सिंपल सा आंसर आप जानते हैं कि सर ये 2 और 8 होता है, दैट मीन्स ये स्टेबल होता है, खुद में स्थिर होता है, तो इसमें से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। और यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालते भी हैं, तो इसको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इन जनरल तो ये हो रहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली फर्स्ट वाली से ज्यादा हो रही थी, है ना?
बट सोडियम के केस में क्या होगा, आयनियन एनर्जी सेकंड वाली फर्स्ट वाली से बहुत-बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब बहुत-बहुत ज़्यादा हो जाएगी। व्हाई? क्योंकि आप जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसमें से निकाल रहे हो। दैट मीन्स स्टेबल है वो, 2-8 है, आप उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मजबूरी में एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। क्लियर? इसके बाद ये बोला जाता है क्या नोबल गैस की आयनियन एनर्जी होती है? तो हाँ जी, बिल्कुल होती है। नोबल गैस से भी इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, जैसे ज़ीनॉन है, ज़ीनॉन के लिए आप देखते हैं कि 1174 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है ना? और जब भी पता चला था, इसी आयनियन एनर्जी से पता चला था कि भाई ज़ीनॉन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और फिर जब ज़ीनॉन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ज़ीनॉन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब 1174 किलो जूल बहुत हाई एनर्जी है। इतनी हाई एनर्जी देने पर आप देखेंगे ज़ीनॉन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और ये बन जाएगा Xe+1, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जब ज़ीनॉन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, Xe+1 बन जाएगा, तो भई साइंटिस्ट के दिमाग में बात आई कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये +1 बना रहा है, तो क्या ये कंपाउंड भी बना सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ठीक है, यौगिक बना सकता है? तो इसका आंसर मिला साइंटिस्ट को, हाँ जी, ये भी यौगिक बनाता है। फिर आपने ज़ीनॉन के बहुत सारे कंपाउंड पढ़े हैं, जैसे XeO2 हो गया, XeO2F2, दुनिया भर के कंपाउंड ज़ीनॉन बनाता है। फिर और स्टडी हुई, तो ये भी देखा गया आर्गन भी बहुत स्पेशल केस में, मतलब कम टेम्परेचर पे भी कम टेम्परेचर पे ही कंपाउंड बनाता है। कौन? आर्गन। तो देखा गया, हाँ भाई, जो निष्क्रिय गैस हैं, ये निष्क्रिय एक्चुअली नहीं होती हैं। हाई एनर्जी पे और कम टेम्परेचर पे क्या करती हैं? हाई एनर्जी, कम टेम्परेचर, हालाँकि विपरीत बात हो गई है। पर हाँ, कम एनर्जी पे हाई एनर्जी और कम टेम्परेचर पे मान के चलिए कि जनरली क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, कांसेप्ट्स को आगे समझते हैं। ठीक, तो ये था हमारा, देखो वैसे आयनियन एनर्जी, और मुझे लगता नहीं है कि इस पे अब हमें कोई और क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो सेल्फ प्रैक्टिस है, ठीक है? क्वेश्चन इसको बुक से लगाइएगा, जो मेन कांसेप्ट्स हैं वो हम यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक है? यही 4-5 कांसेप्ट होते हैं जिसको आयनियन एनर्जी के लिए हमें समझना होता है, क्लियर? अब मान लो ग्रुप में पूछ रहा है, ठीक है? वर्ग में क्या होगा आयनियन एनर्जी, तो इन जनरल ही इसको पढ़ा जाता है। जैसे ग्रुप में इन जनरल, अगर सामान्य रूप से देखा जाए, ग्रुप है, वर्ग है, तो वर्ग में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? और पीरियड में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ग्रुप आप जानते हैं, आवर्त सारणी में जो ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, उसको हम ग्रुप कहते हैं। इस तरीके से हमारे पास टोटल 1 से लेकर 18 ग्रुप होते हैं, आपको पढ़ा चुका हूँ ये सारी कहानी पहले ही, ठीक? तो अगर मान लो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो आप सभी को पता है भई, जब ऊपर से नीचे आता हूँ तो नंबर ऑफ सेल, देखो तरीके से पढ़ लो, कि नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं, भई ऑब्वियस है। ग्रुप 1, मतलब ग्रुप 1 में n बराबर 1 हो गया, n बराबर 2 हो गया, आप जानते हैं टोटल ऐसी n बराबर 7 होती हैं। जिसको आप पीरियड कहते हैं, क्लियर है? तो टोटल एक ग्रुप में ऐसे 7 आपको पीरियड मिल जाते हैं, मतलब 7 पीरियड के एक एलिमेंट मिल जाते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है? तो ग्रुप में नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, देख लो 1, 2, 3, 4, 7 तक ये बढ़ रही है। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, साइज भी बढ़ेगा, ठीक है? साइज जिसको हम एटॉमिक रेडियस ही कह रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ, अगर साइज बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, तो हमने देखा साइज और एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, तो नाभिक आवेश घटेगा। और हमने अभी देखा न्यूक्लियर चार्ज और आयनियन एनर्जी, ये भी क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, तो आयनियन एनर्जी भी घटेगा। सारा रिलेशन एक ही बार में मैंने आपको यहाँ बता दिया है। क्लियर है? आगे बढ़ें। ग्रुप की जगह पीरियड भी देख लेते हैं जल्दी से, पीरियड, है ना? तो अच्छा, काफ़ी बच्चे नोट्स के लिए पूछ रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भैया, नोट्स आपको, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपको जो है यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड हो रही हैं, क्या? वीडियो लेक्चर्स, क्लियर? बट नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, 99 रुपीज़ में जो है पूरा जो सिलेबस कोर्स, कोर्स का जिसको आप कह रहे हो कि सर इसके हमें ये जो आप नोट्स बना रहे हैं ये भी दे दीजिए, तो 99 रुपीज़ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भैया, नोट्स प्लस क्लास के पीडीएफ जिसको आप नोट्स ही कह रहे हो, प्लस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन, वो सब, ठीक है, आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा मैंने बताया था 25 मार्क्स के लिए हम और पढ़ा रहे हैं आपको, जिसमें 2 क्लास हो चुकी हैं। एक तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास हो चुकी है और एक इंडियन पॉलिटी वाली क्लास हो चुकी है, ठीक है? और इन दोनों ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियस है ये क्लासेस आपको यूके ट्रिपल एससी के हर एग्जाम में हेल्प करेंगी, ठीक? और आप चाहते हैं एमसीक्यू सीरीज आएँ, तो इन पे भैया प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और मुझे पता है ये क्लासेस अगर यूट्यूब पे लुफ्त में आप फ्री में लुफ्त उठा रहे हैं, फ्री ही कहूँगा ऑब्वियस है, क्योंकि ये सेवा ही हो रही है एक तरीके से। बट हाँ, आप भी अपनी तरीके से अपनी तरफ से सेवा कर सकते हैं, ऑब्वियस इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करके, ठीक है ना? क्योंकि ऑब्वियस बात है भई, कहीं न कहीं हर चीज़ के पीछे रीज़न मोनेटाइज़ेशन ही होता है, और ऑब्वियस है यूट्यूब का भी मोनेटाइजेशन यही है कि 1000 जनरली सब्सक्राइबर वगैरह कहानी ये होनी चाहिए, तो मैं भी चाहता हूँ भई वो हो जाए जल्दी से, ताकि हाँ, अगर मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ तो उसका मोनेटाइजेशन इफेक्ट मुझे दिखाई दे, ठीक है? ये कोई ऐसा लालच नहीं है कि एज़ सच हो ही जाए। देखिए मैं ये कहूँगा, अगर मैं प्रयास कर रहा हूँ तो आप अपनी तरफ से भी प्रयास कर सकते हैं, ठीक है? चलिए खैर पीरियड में देखते हैं, इसको आवर्त में देखते हैं, ठीक है? आवर्त में इसको समझने की कोशिश करते हैं। आवर्त हम जानते हैं, ये
नंबर ऑफ सेल जिसको कहते हैं n बराबर 1, n बराबर 2, ठीक है। अभी बताया कि भाई जब भी हम आवृत में जाएंगे तो हमारा जो साइज है, ठीक है, पहले नंबर ऑफ सेल देख लो। नंबर ऑफ सेल, भाई किसी भी आवृत में जा रहे हैं, अगर फर्स्ट सेल में जा रहा हूँ फर्स्ट सेल ही रहेगी, सेकंड सेल में जा रहा हूँ तो सेकंड सेल ही रहेगी। तो यदि किसी आवृत में जाता हूँ, पहली बात नंबर ऑफ सेल तो हमेशा सेम रहेगी, ये बात तो मान के चलो। क्यों? क्योंकि भाई n बराबर 2 चल रहा हूँ और n बराबर 2 में मान लो लिथियम चल रहा हूँ, बेरिलियम चल रहा हूँ, बोरोन चल रहा हूँ, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन चल रहा हूँ, तो आप सभी को पता है ये सभी सेकंड सेल वाले हैं। तो नंबर ऑफ सेल तो भैया सेम रहती है। पहली बात तो हमें पीरियड के लिए, आवृत के लिए ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद हमने देखा यहाँ पे जो साइज है वो डिक्रीज होता है, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, साइज डिक्रीज होता है। क्यों होता है? एटॉमिक रेडियस में पढ़ा चुका हूँ। अगर साइज डिक्रीज होगा दैट मींस एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। हमने देखा साइज और एटॉमिक रेडियस ये तो याद कर लेना है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के, है ना, वी समानुपाती होता है नाभिक आवेश के। तो अगर एटॉमिक रेडियस और साइज घट रहा है तो नाभिक आवेश बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद नाभिक आवेश भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो भैया अगर नाभिक चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा दैट मींस आयनियन एनर्जी भी बढ़ेगी। क्लियर है? ये सिंपल सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, तो अगला कंसेप्ट आज ही इसको कंप्लीट कराता हूँ। अब जितनी भी देर लगेगी उतनी देर में इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी खत्म हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग होगा। तो केमिकल बॉन्डिंग लेके आऊंगा, प्रश्न पूछे जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है ना। हर एग्जाम में मान के चलिए, नीट जेई जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिस लेवल पे, चाहे कोई नेट की तैयारी कर रहा है, कोई गेट की तैयारी कर रहा है, कोई आईटी जैम की तैयारी कर रहा है ना, क्लास 11 12 पे तैयारी कर रहा है आपके नीट जेई की, तो मैं आपको बता दूं बहुत सरल सी बात कि भाई हर लेवल पे केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर फिलहाल के लिए अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक, आयनस एनर्जी पढ़ लिया, अब पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। मेन दिक्कत ये है कि क्लास में हिंदी इंग्लिश दोनों हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, बट इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें मेन बात ये है कि कंसेप्ट समझ में आए, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये समझना है, ठीक है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। बहुत सरल सी बात लिखता हूँ, बहुत सरल सी स्टोरी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी माध्यम वालों के लिए, भैया अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, शेयरिंग कहाँ होती है, देखो भैया इधर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इनको भैया एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से एक बंध बनता है जिसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, ऐसा हम बॉन्ड बनाते हैं और इसको हम लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड, है ना। एस और एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन इसके पास भी एस ऑर्बिटल, इसके पास भी एस ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एस ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और क्या बना लेते हैं, सिग्मा बंध या सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, है ना, सरल सी बात। क्लियर? चलिए, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है। अब ये कितना हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और कितना अपनी ओर खींचेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर है बात? बहुत सरल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वैसे आपको पता है यहाँ तो दोनों ही हाइड्रोजन है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, समान होगी, सेम होगी। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, तो समझते हैं कुछ कंसेप्ट्स को यहाँ पे, या कुछ पहले स्केल आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिंग स्केल, ये मान के चलिए बहुत बच्चों को सीधा सीधा याद भी होता है कि पॉलिंग का स्केल क्या है। तो पॉलिंग का स्केल एक सेट है, कहाँ से लेकर, 0 से लेकर 4 तक के बीच का, ठीक है ना। स्केल है, स्केल का मतलब ये मापना, भाई स्केल क्या काम करता है, मापने का ही काम करता है, मापन का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिंग का स्केल लेके चल रहे हैं, एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा स्केल को और एनलार्ज कर देता हूँ, ठीक है ना, स्केल को और एनलार्ज कर देता हूँ ऐसे। तो ये 0 से 4 तक का स्केल होता है, मापना है, स्केल है, स्केल का मतलब ये होता है जो मापने का काम है। तो 0 से 4 के बीच का स्केल होता है। 0 वाला जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा पॉलिंग के अकॉर्डिंग जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। CHAI, चाय पढ़ते हैं, वैसे होता काय है, ठीक है। ये काय का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो जाए दैट मींस की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता सबसे कम होगी, और इसके स्केल में सबसे अधिक यूनिट होती है 4। कितनी होती है? मैक्सिमम यूनिट 4। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होगी
या मैं बोलूँ जिसकी वैल्यू 4 होगी, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक होगा। दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। अभी पढ़ा ना, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता सबसे अधिक होगी। क्लियर है? तो समझते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन इज़ द हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना? फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके बाद कौन होता है? तो मेन आप याद कर लीजिए। इसके बाद क्लोरीन और ऑक्सीजन लगभग इनकी बराबरी होती है, ठीक है? क्लोरीन, ऑक्सीजन की। इसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन और ये सारे हेल्प आपको करेंगे ऑर्गेनिक में भी। ठीक है? तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ कार्बन भी पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन। ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी चाहिए, जिसमें क्लोरीन, ऑक्सीजन की लगभग 3.5 के करीब याद रखिएगा, नाइट्रोजन इसकी लगभग 3 याद रखिएगा। देखो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट हैं, सभी की याद करना मुश्किल टास्क है ना? तो इससे एक एवरेज मिल जाता है कि इन 5-6 एलिमेंट को याद कर लो, तो एक एवरेज मिल जाएगा कि हाँ भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, तो ये इसके आस-पास आ रहा है, इसका साइज़ इतना है, ठीक है ना? इसका एटॉमिक रेडियस इतना है और साइज इतना है, तो उसके बेसिस पे भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक सिंपल सा अनुमान लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएँगे सीखेंगे इस चीज़ को। फिलहाल के लिए नाइट्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, कार्बन जिसकी 2.5 होती है, हाइड्रोजन जिसकी 2.1 होती है। इनको तो याद कर लीजिएगा। ठीक है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है पीरियोडिक टेबल में? तो फ्लोरीन होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर पूछा जाता है, बट हाँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा मुझे लगता है। ठीक है ना? कि भई कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये सब चलेगा, ये सब बहुत पुराने ऑब्सोलीट क्वेश्चन होगा। तो हर एक बच्चे को पता है भई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। क्लियर है? उसके बाद क्लोरीन, ऑक्सीजन लगभग बराबर होगी। नाइट्रोजन की 3 उससे कम, कार्बन की उससे कम, हाइड्रोजन की उससे कम। इसके बीच में और भी तत्व और भी एलिमेंट्स आते रहेंगे, बट हाँ, मैं आपको मेन याद करा रहा हूँ जो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाने के लिए चाहिए। क्लियर? इसके बाद ये ध्यान रखिएगा एक लिमिट और 1.7। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम होती है, वे सभी मेटल होते हैं। याद कर लेना। याद कर लेना, वे सभी धातु होते हैं, धातु, मेटल्स। अरे भाई मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, दैट मीन्स उनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कम होती है। इसलिए तो धातु अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, है ना? उनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं होती, देने की होती है, इसीलिए उनकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है? 1.7 से कम होती है। अच्छा 0 किसकी होती है? 0 या लगभग 0 किसकी होती है? तो ध्यान में रखना, जिसका कंप्लीट कंप्लीट सेल होगा, कंप्लीट सेल, और कंप्लीट सेल किसका होता है? नोबल गैस का, निष्क्रिय गैस का। भाई नोबल गैस के ऑलरेडी पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ना ही इनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है, ना ही देने की जरूरत होती है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या अट्रैक्ट करने की क्षमता क्या होती है? बिल्कुल खत्म या जीरो। तो इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 1.7 से लेकर 2.1 के बीच में हो, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से 2.1 के बीच में हो, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें हम मेटलॉइड्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मेटलॉइड्स। बट हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये एक एवरेज वैल्यूज हैं, मतलब टोटल आप देख रहे हो 5 या 6 एलिमेंट से आप टोटल एलिमेंट्स को याद करने की कोशिश कर रहे हो, या टोटल एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता को याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक मान के चलेगा, ये बस हमें एक आइडिया दे रहा है ना? अब जैसे आप पढ़ोगे कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैं, जैसे लेड वगैरह हो गया, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 आती है, इससे तो ज़्यादा है। बट हाँ, ओवरऑल मान के चलिए अधिकतर जो मेटल हैं, अधिकतर धातु है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम होती है। कुछ एक आध एक्सेप्शन है, उनको आप ऐसे ही याद कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर यही कहूँगा पूरी पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद करिए। ये तो फिर एक तरीका यही है कि 5-6 हैं, कौन-कौन से देखो, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा 4, उसके बाद क्लोरीन, ऑक्सीजन लगभग 3.5, इसके बाद नाइट्रोजन 3, उसके बाद कार्बन पड़ा 2.5, हाइड्रोजन पड़ा 2.1 और फिर 1.7, 1.7 से सभी कम क्या होंगे? मेटल होंगे। 1.7 से 2.1 के बीच के मेटलॉइड्स होंगे, जिनको हम अर्धधातु सेमी मेटल्स भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, वे सभी नॉन मेटल अधातु होते हैं। दे ऑल आर नॉन मेटल्स अधातु। ये सिंपल सी बातें हैं, मुझे लगता है ये बातें आपके समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा इन सिंपल से कांसेप्ट्स को। अब आपको आगे कुछ बातें और ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? कि भई जो पॉलिंग का स्केल है, इसके कुछ और आउटकम्स हैं, वो आउटकम्स आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। क्या-क्या आउटकम है समझिए। अगर मान लो आपके पास कोई 2 एलिमेंट हैं, मान लो ए और बी, उससे कोई एक आपको क्या मिल गया? कंपाउंड मिल गया। इनके बीच का एक बॉन्ड है, ए और बी के बीच में बॉन्ड, और कोई ऐसा कंपाउंड मिल गया एबी। ठीक है? अब मैं आपसे बोलूँ कि काई ए दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और काई बी, इनके बीच का क्या अंतर होगा? ठीक है? और आपको यदि मान लीजिए गिवन है क्या, बॉन्ड एनर्जी, मतलब ए और बी आपस में क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं, बंध बना रहे हैं। ठीक है? और इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जिसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, इट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन
क्या मोल ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, तो मान लो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी डेल ई है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी डेल ई लगती है, तो बेटा अगर आपको दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर निकालना है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हो। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं। तो द फॉर्मूला बिकम्स 0.18 अंडर रूट कितना डेल ई, और जो डेल ई है इसकी जनरली वैल्यू आपको किलो कैलोरी पर मोल में गिवन होती है। क्या बोल रहा हूँ फिर से सुन लीजिएगा, ए और बी आपस में मिलके एक बंध बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कितना होगा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कितना होगा ए और बी के बीच के, तो आप कहेंगे ये बराबर होगा किसका, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी है कितनी डेली, उसकी वैल्यू कुछ भी एक्स वाई जेड दी है, तो फॉर्मूला बन जाता है एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू कितना 0.18 अंडर रूट डेल ई। ठीक है, हालांकि एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जनरली अब नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ एक कहते हैं ना कि अगर सरप्राइज ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। ठीक, इसके अलावा एक और स्केल आपको याद करना है जिसे हम कहते हैं मूल्यांकन स्केल। ठीक है, मूल्यांकन स्केल, इसका जो फॉर्मूला है उसको आप सिंपल सिंपल याद कर लेंगे। मूल्यांकन स्केल जनरली इन्होंने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मापी थी, इनका मापने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो कैसे है, कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मापेंगे वो कैसे नापेंगे, वो नापेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, आयन वर्ब प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्या होती है, जस्ट अभी इससे अगला टॉपिक यही पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ही होता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट प्लस होल्ड द इलेक्ट्रॉन, मतलब अट्रैक्ट तो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के साथ साथ होल्ड करने की क्षमता को भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। क्लियर है, और फिर बाद में इसी फॉर्मूले में हल्का सा करेक्शन किया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉलिंग और मुलिगन के स्केल के बीच में थोड़ा सा अंतर आ रहा था, रीडिंग्स में अंतर आ रहा था, जिसकी वजह से इस फॉर्मूले में करेक्शन किया गया। और करेक्शन करने के बाद जो एक्चुअल फॉर्मूला बना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अकॉर्डिंग टू द मुलिकन स्केल, वो क्या बना, आपको ध्यान में रखना है, इट बिकम्स 0.374 आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्यों हम करेक्शन कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया पॉलिंग के स्केल को ज्यादा एग्जैक्ट माना गया था, तो जिसकी वजह से पॉलिंग के स्केल के लिए या पॉलिंग के स्केल के बराबर एग्जैक्ट रीडिंग के लिए हमने क्या करा, मुलिकन स्केल में हल्का सा करेक्शन कर दिया, जिससे जो वैल्यूज हैं वो लगभग लगभग बराबर आने लग गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना है 0.374 इनटू में आयनेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन में 2 प्लस का 0.17। ठीक है, इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका होता है कि भाई जो आप डिवाइड कर रहे हो लगभग लगभग उतना ही प्लस में लिखना है। क्लियर है, अब इसको एक्जैक्टली डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा 0.187। ठीक है, आयनेशन पोटेंशियल, ठीक, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये प्लस में कितना है 0.17 है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अच्छा, 2 कट गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे थोड़ा नीचे की ओर बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मुलिकन स्केल है, पॉलिंग स्केल है, जो आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न जनरली यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है, आगे नेक्स्ट पढ़ें। नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या जो फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे असर डालेंगे, प्रभाव डालेंगे। ठीक है, तो पहला साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम, तो ध्यान में रखना कि जैसे जैसे आवर्त सारणी में हम ऐसे लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं, ठीक है ना, आवर्त सारणी में लेफ्ट राइट की ओर जाते हैं, दैट मीन्स अगर हम पीरियड में जा रहे हैं, है ना, किसी आवर्त में जा रहे हैं, तो हम सभी को पता है, अभी पढ़ा कि सर साइज घटता है, और अगर साइज घटेगा तो ध्यान में रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे नेगेटिव भी लिख दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये बात में ध्यान में रखना। क्लियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, है ना, हम जानते हैं कि जब हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो हमारा साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज होने की वजह से भाई फ्लोरीन का साइज यहाँ पे सबसे छोटा होता है, एनी तो नोबल गैस है, मैंने बताया था नोबल गैस का साइज अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ इनवर्स रिलेशन के बीच में, है ना, साइज जिसका कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी। क्लियर, अब इसी को ग्रुप में लगा के देखो, वर्ग में लगा के देखो, तो आप जानते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, अभी पढ़ा चुका हूँ, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। दैट मीन्स सीजियम, अगर मैं ग्रुप 1 को ही ले लूं तो आप जानते हैं इसमें होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो मैं कह सकता हूँ सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालांकि सीजियम मेटल है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी, बट सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करूं तो क्या होगी, सबसे कम होगी। ऐसे ही इसी ग्रुप में लेके चलो, फ्लोरीन वाले ग्रुप में लेके चलो, जिसे हम ग्रुप नंबर 17 कहते हैं। ठीक है, हेलोजेंस कहते हैं, आप सभी जानते हैं, दीज आर कॉल्ड हेलोजेंस, है ना, तो इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम सभी जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जो साइज है
वो इंक्रीज़ होता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, इसीलिए फ्लोरीन का साइज़ सबसे स्मॉल है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर? तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता सबसे अधिक है। तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो हमें समझ में आया कि सर ये कौन है? फ्लोरीन। ठीक? दूसरा दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे भी देख लो, नाभिक आवेश, ठीक है? ध्यान में रखना जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, वही तो इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब जिसका नाभिक आवेश ज़्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। क्लियर है बात? ध्यान से समझिएगा। क्लियर? कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है सरल सा कि बताओ Na+ और Na किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है? तो आप सिंपल कहोगे सर 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम यहाँ है केवल Na है, तो इस पे 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो आप जानते हैं 11 प्रोटॉन अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो ज़्यादा वाले कम को खींच रहे होंगे, दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज़्यादा होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। इसीलिए सोडियम कैटायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Na से ज़्यादा है। ये सिंपल सी बात है। क्लियर हो गई बात? चलिए, इतने कांसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे आई थिंक, ठीक? अब बाकी तो हमें क्वेश्चंस लगाने, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही हमारे कांसेप्ट्स क्लियर होते चले जाएँगे। इसके बाद अगला ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, समझते हैं जल्दी से इसको भी। देखो, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास Fe3+ है, Fe2+ है, ठीक है? Fe3+ जल्दी से बताएँगे क्या कहते हैं इसे? फेरिक कहते हैं, Fe2+ को फेरस कहते हैं। देखो ये चीज़ें कांसेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। कई बार आता है फेरस सॉल्ट, कई बार आता है फेरिक सॉल्ट, तो क्लियर होना चाहिए। फेरस +2 होता है और फेरिक +3 होता है। इसके बाद मान लो Fe+1 है और केवल Fe है। हम सभी जानते हैं Fe एटॉमिक नंबर्स का 26 होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है। दैट मीन्स के पास 26 प्रोटॉन, 26 इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं यहाँ पे प्रोटॉन 26 ही रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन 25 हो जाएँगे। यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे और यहाँ पे आप जानते हैं 26 प्रोटॉन है और 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे। तो आपको पता है अंदर प्रोटॉन 26 है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कम है। तो बेटा जी यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यही तो बात कहना चाह रहा हूँ। दैट मीन्स जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब बेसिकली किस पे कितना ज़्यादा चार्ज है। तो Fe का चार्ज ज़्यादा है इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स Fe2 की, इसके बाद Fe ओनली की। ऐसे यहाँ देखो Na पे चार्ज ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने की वजह से क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी अधिक है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता भी अधिक है। क्लियर? बट अगर चार्ज अब की मैं माइनस ले लूँ, ध्यान से सुनना, N3-, N2-, N- और केवल N लिख दूँ। अब क्या होगा? अब आप जानते हैं कंडीशन उल्टी हो गई। क्यों? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 7 है। तो 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन। बट यहाँ पे आप जानते हैं 7 प्रोटॉन तो सेम ही रहता है भाई, इलेक्ट्रॉन ही कम या ज़्यादा होता है। यहाँ 8 हो जाएँगे, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे। और आप जानते हैं यहाँ 7 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात है कि सर यहाँ पे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, प्रोटॉन कम है। भाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये अपनी ओर खींच लेंगे, साइज़ बढ़ जाएगा। अभी आपने पढ़ा अगर साइज़ बढ़ जाएगा तो साइज़ अगर बढ़ जाएगा तो आपने पढ़ा सर कि साइज़ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। क्लियर? तो भाई यहाँ 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। भाई यहाँ पे साइज़ बढ़ गया और हम जानते हैं साइज़ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के। साइज़ बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज नाभिक बल ही कम है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा? नो, आंसर इज़ नो। तो ध्यान में रखना चार्ज कैसा है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो कंडीशन उल्टी हो जाएगी, पॉजिटिव है तो भैया ऑब्वियस बात है इस पे ज़्यादा प्लस चार्ज होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया, सिंपल समझने का तरीका जो है कि Fe3+ कैसे बना होगा, सोच के देखो। आप सभी को पता है Fe होगा, आयरन होगा, उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे होंगे या दिए होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये बना होगा Fe3+। 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद बना होगा Fe3+, इलेक्ट्रॉन देने के बाद बना होगा। समझ के देखो 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो बेटा जी जब ये Fe3+ बना तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की भूख भी तो है। दैट मीन्स इसको भूख है क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हुए, चाहता है मैं 3 इलेक्ट्रॉन कहीं न कहीं से वापस ले लूँ, और जब ये इलेक्ट्रॉन की भूख है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को। क्लियर है? खैर समझाने के बहुत तरीके हैं बट मुझे लगता है ये सबसे बेसिक तरीका है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ कांसेप्ट्स को समझते हैं। ठीक? और देखो भैया, अगर कोई चीज़ आपको, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फ्री में अवेलेबल है, तो उसको थोड़ा-सा इज़्ज़त दीजिएगा अगर पसंद आता है तो।
और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट में आंसर माँगता हूँ, बट मुझे कमेंट में आंसर नहीं मिलते हैं। क्लियर? तो कमेंट में आंसर दीजिएगा और जरूर बताइए क्लास आपको कैसी आ रही है। एक बार अगर आप रिव्यू देंगे ऑनेस्टली तो दूसरे बच्चों को भी पता चलेगा हाँ भाई क्लासेस कैसी चल रही है। ठीक है ना? आपके रिव्यूज़ ऑब्वियस है, वैल्यूएबल है हम लोगों के लिए। ठीक? चलिए, तो आगे हमने देखा ऑक्सीजन स्टेट, इसके अलावा थर्ड थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम संकरण बोलते हैं और अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा अभी। इट इज द हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में बोले तो संकरण। ठीक है, संकरण। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चला हूं तो समस्या मत लीजिए, हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण तो ध्यान में रखना है। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, जहां पे संकरण में परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा। अब ये क्या है समझते हैं। परसेंटेज एस करेक्टर जहां पे ज्यादा होगा, मतलब एस का परसेंटेज ज्यादा होगा, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। मैं कह सकता हूं परसेंटेज एस करेक्टर समानुपाती होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। समझो, हाइब्रिडेशन आपने पढ़ा या तो एसपी आता है या sp2 आता है या sp3 आता है। परसेंटेज एस कंपोजिशन का मतलब क्या है भाई, यहाँ SB1 है PB1 है, टोटल कितना हो गया 1 और 1 2। और मैं बोल रहा हूँ एस कितना परसेंटेज होगा, बेटा परसेंटेज निकालना हमारा सिलेबस में मैथमेटिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी यहाँ से सीखते हुए चलो, परसेंटेज भी सीखते हुए चलो। एस और पी टोटल कितने हो गए 2, और उसमें से एस कितना हो गया 1, तो बेटा परसेंटेज ऐसे तो निकालते हैं 1/2, मतलब एस टोटल में कितना 1/2 है, और परसेंटेज निकालने तो गुणा में 100 कर दीजिएगा। दैट मीन्स एसपी हाइब्रिडेशन में एस का परसेंटेज 50 है और पी का परसेंटेज भी 50 है। बहुत सरल सी बात है। sp2 में आ जाओ, बेटा s 1 है p 2 है, टोटल कितने हो गए 3। अब s कितना 1 है तो इसका भी परसेंटेज निकाल के देखो, आप सभी जानते हैं आ जाएगा 33.33 आ जाएगा कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया बहुत सरल सी बात है भाई, टोटल है 3, s का हिस्सा 1/3, p का हिस्सा 2/3, तो p है 66%, हालांकि p खुद में भी 33 और 33% है। sp3 में देख लो, टोटल p 3 s 1 टोटल कितने हो गए 4 और s कितना है 1, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, गुणा में कितना कर दो 100, तो कितना आ जाएगा देखो 25%। बहुत सरल सी बात। तो हमें समझ में आ रहा है एसपी में एस का परसेंटेज 50 है, और मैं बता रहा हूं जहां पे एस का परसेंटेज ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दैट मींस हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग, संकरण के अकॉर्डिंग एसपी वाले की अगर कहीं पे एसपी हाइब्रिडेशन है तो समझ लो उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, और देन सबसे कम sp3 है। समझ में आ रही है बात। और इससे क्वेश्चन आईआईटी जैम, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी जैम में पूछा गया था 2018 में। ठीक है, जहां पे आपको दे रखा था कि बताओ इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, और यहाँ पे एक दे रखा था CS3 और उस पे माइनस, तो समझिए माइनस चार्ज वहीं स्टेबल होता है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो समझो यहाँ पे हाइब्रिडेशन कितना है sp है, इसलिए यहाँ पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है। ऐसे करके एक प्रश्न पूछा गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कंसेप्ट को। अब वही पीरियड और ग्रुप में क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मुझे आप जल्दी से डिफाइन करके बताएंगे। पीरियड, ठीक है, पीरियड का मतलब है वर्ग, पीरियड का मतलब है वर्ग, वर्ग मतलब है लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं। ठीक है, हम जानते हैं जब लेफ्ट से राइट की ओर जाता हूं तो ऑलरेडी बता चुका हूं साइज घटेगा। साइज घटेगा क्यों घटेगा, क्योंकि हम जानते हैं साइज घटेगा क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। साइज और न्यूक्लियर चार्ज का जब से ही रिलेशन लिखता हुआ चल रहा हूं, कुछ भी नया नहीं लिख रहा। साइज और न्यूक्लियर चार्ज हमेशा समानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है बात। तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के, बहुत सरल सी बात है। और साइज हमने देखा घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो दैट मींस ये भी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिविटी के। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यही कंसेप्ट में बार बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद करने हैं, ध्यान में रखने हैं। ऐसे ग्रुप में आ जाओ। अच्छा पीरियड मैंने वर्ग लिख दिया, सॉरी, आवृत कर देना से, है ना, आवृत कर देना। और एक चीज और मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ भाई, कि टोटल टाइम मैं इस वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास खुद के कुछ और भी वर्क्स हैं, तो इस वजह से मैं टोटल टाइम यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पीरियड, पीरियड है आवृत, ठीक है, आवृत है। इसके अलावा ग्रुप्स, तो टोटल टाइम में यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ। मेन बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे टोटल टाइम में नहीं दे पा रहा हूँ, कारण यही है क्योंकि ऑब्वियस बात है यूट्यूब अभी मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं टोटल टाइम यहाँ पे दे पाऊँ। सिंपल सी बात है, मोनेटाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, अगर मैं टोटल टाइम यहाँ देना चाह रहा हूँ तो, अदरवाइज मैं टोटल टाइम इस पे नहीं दे सकता। ठीक, आप चाहते हैं यदि मैं टोटल टाइम यहाँ पे दूं तो भैया सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है। ग्रुप पे आता हूँ, ग्रुप होता है हमेशा टॉप टू बॉटम, ध्यान में रखिएगा। ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम, और हम जानते हैं ग्रुप में साइज जो होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होगा तो हमने देखा साइज और न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगला पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
ठीक है ना? जिसको हम इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता का मतलब बाँध लेना इलेक्ट्रॉन को, है ना? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ नहीं है, बहुत सरल सी बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस टेंडेंसी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन, बंद कर लेना, बंधुता कर लेना, है ना? टेंडेंसी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन। अरे देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या बना? सर अभी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी तो पढ़ा, इतनी देर से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? इसका मतलब था टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता, और प्लस अट्रैक्ट करने के साथ-साथ वो होल्ड भी करना शुरू कर दे। मतलब पकड़ के रख ले अपने पास, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है और ये F माइनस बना देता है ना? F माइनस बना देता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करा, अट्रैक्ट करने के साथ-साथ इसने होल्ड भी कर लिया, और अट्रैक्ट करने के साथ होल्ड करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस टेंडेंसी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लेगा, बंधुता कर लेगा, उसके साथ बंधक बना लेगा, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और पूरी आवर्त सारणी में, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्लोरीन की। अरे भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होती है फ्लोरीन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब अट्रैक्ट करने के साथ होल्ड भी कौन कर पाएगा? ये क्लोरीन भैया कर पाएंगे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। क्या कारण है? तो इसके पीछे बहुत सरल सा कारण है, समझिएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, आप सभी जानते हैं। ठीक है? अब समझिएगा, फ्लोरीन देखो अपने आवृत में, अपने पीरियड में इधर आ रहा था, इधर, इसके बाद नियोन आ रहा था। तो फ्लोरीन का साइज अपने आवृत में सबसे छोटा है, इसका साइज सबसे स्मॉल है। स्मॉल साइज होने की वजह से फ्लोरीन क्या करेगा भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। इसमें छोटे से साइज में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, बगल वाले पे माइनस चार्ज, और दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों पे सेम आवेश है। और हम जानते हैं सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। दैट मीन्स इनके बीच में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब समझो, ये 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी खुद में रिपल्सन कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं, तो क्या ये बाहर से किसी और इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की क्षमता रखेगा? तो इसका आंसर होगा सर नो, बाहर से इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये तुरंत अपने उस लिए हुए इलेक्ट्रॉन को वापस कर देगा। ऐसा समझ लो कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले से ही इसने इतना खा रखा है कि इसके पास ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन है, और ये एक्स्ट्रा खाएगा तो ऑब्वियस बात है वोमिटिंग हो जाएगी। वही वाली बात है, एक्स्ट्रा पहले से ठूस रखा है और खाओगे वोमिटिंग हो जाएगी। वही वाली बात है कि ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं, आप 8वां इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, 8वां इलेक्ट्रॉन दोगे तो इनका प्रतिकर्षण और बढ़ जाएगा, रिपल्सन और ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता तो है, बट ये तुरंत वापस दे देता है। क्या कर देता है? वापस दे देता है। और हम पढ़ते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, है ना? खैर, उस कंसेप्ट को कभी बाद में देखेंगे, बट फिलहाल फ्लोरीन की अगर क्वेश्चन आएगा कि फ्लोरीन की भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों है, तो हम कहेंगे ड्यू टू इट्स साइज। साइज की वजह से, क्योंकि उसका जो साइज है बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन के बीच में ऑलरेडी बहुत हाई रिपल्सन है। हाई रिपल्सन होने की वजह से ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है या F माइनस है, वो इतना स्टेबल या फॉर्म नहीं हो पाता है। इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की बात करूं, एटॉमिक नंबर 17 है, 2 8 7 है। हम जानते हैं थर्ड सेल में आ गया, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, थर्ड सेल में आ गया। दैट मीन साइज यहाँ पे बड़ा है, साइज यहाँ पे बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रिपल्सन कम होने की वजह से ये इजिली इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा, और ये क्या बन जाएगा? Cl माइनस। तो इसी ग्रुप में अगर मैं बात करूं हैलोजन फैमिली की, ठीक है, ग्रुप नंबर 17 की मैं बात करूं, हैलोजन फैमिली की मैं बात करूं, तो उसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यदि आपसे ऑर्डर पूछा जाए, एक मिनट दीजिएगा, पेज ऐड कर लूं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने कहा था चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, तो आज की क्लास में ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस लगाने चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। खैर देखो, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर होगा, तो आप कहोगे सर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन क्लोरीन है, देन उसके बाद ब्रोमीन है, देन आयोडीन है। इसका रीजन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। क्लियर? अब मैं अगर बोलूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ऑर्डर होगा, तो आप कहेंगे सर क्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, रिपल्सन की वजह से फ्लोरीन कम हो जाएगा, देन ब्रोमीन होगा, देन आयोडीन होगा। ये ध्यान में रखना, ठीक है ना? ठीक है ना? अब ये मत सोचना कि फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग कर रहा है तो ब्रोमीन से भी ब्रोमीन की ज्यादा होनी चाहिए, आयोडीन की ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है भैया। एक तो चलो रिपल्सन तो हो गया, बट दूसरा फैक्टर तो इसके पास है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रॉन की होल्ड करने की क्षमता भी तो अधिक है, कम से कम ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करता ही रहेगा, होल्ड नहीं कर पाएगा बट अट्रैक्ट तो करेगा, ये भी तो ध्यान रखिएगा। तो एक ही फैक्टर नहीं है, 2 फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसीलिए इसीलिए जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ये इसीलिए दिक्कत करती है। और जो लोग कहते हैं ना, केमिस्ट्री को बदनाम कर देते हैं कि भाई ये तो बेकार सब्जेक्ट है, नए नए कुछ है नहीं, तो एक रूल लगा दो। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इट इज अ लिविंग सब्जेक्ट। हर एक एटम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, उसको पढ़ना है तो उसके बारे में जानना पड़ेगा। जैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इंसान होकर एक दूसरे से अलग है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग विचारधारा है,
तो ऑब्वियस बात है ये भी एटम है, सेम यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग-अलग हैं। तो इसीलिए हर बार नया रूल लगता है, क्यों? क्योंकि एक रूल कहते हैं ना वन साइज नॉट फिट टू ऑल, एक साइज सभी के लिए फिट नहीं होता है। तो सभी को पढ़ने के लिए अलग-अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, है ना? इसलिए हमने पढ़ा था वेरिएशन इन पीरियड, वेरिएशन इन ग्रुप, इसलिए तो पढ़ रहे हैं वेरिएशन, है ना? तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि हमें जनरली निकालनी आनी भी चाहिए, पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मैं अगर बात करूं वही वेरिएशन इन द ग्रुप, वेरिएशन इन द पीरियड, तो इनका वेरिएशन सब कुछ सेम है, वेरिएशन सेम है, सेम है, सेम है, ध्यान में रखना। किसकी तरह सेम है? जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कट कॉपी पेस्ट कर दो, टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी? घट रही थी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटती है। क्लियर? बस अंतर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? अट्रैक्ट करने के साथ-साथ होल्ड करने की भी क्षमता। क्लियर? अब एक बारी में सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, ये टेबल को दिमाग में रखिएगा, ठीक है? आपके बहुत सारे कांसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो ये टेबल को एक बार में ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ ऐसे, ठीक है? आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रुप्स, GROUPS, है ना? ग्रुप्स, हिंदी वालों म बच्चों के लिए वर्ग। क्लियर? जब टॉप टू बॉटम आते हो, क्या-क्या चीज़ें बढ़ती हैं ध्यान रखना, नंबर ऑफ सेल, सारी चीज़ों को एक बार रिकैप करा रहा हूँ जाने से पहले। नंबर ऑफ सेल सबसे पहली बात इंक्रीज़ होगा। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज़ के, बच्चों साइज़ भी इंक्रीज़ होगा तो ये दोनों ही नंबर ऑफ सेल और साइज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नाभिक आवेश के, न्यूक्लियर चार्ज के। तो अगर साइज़ बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। मतलब ऊपर से नीचे की ओर आऊँगा तो भैया नाभिक बाहर वाले कक्ष के इलेक्ट्रॉन को आराम से अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, है ना? अब इसके बाद ध्यान में रखिएगा क्या-क्या, नाभिक चार्ज घटेगा तो ध्यान में रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट जाएगी। क्लियर? अब ध्यान में रखना एक चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक चीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दोनों चीज एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। मतलब अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो ध्यान में रखना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। दैट मींस मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की एक ही बात है। ठीक, मैं कह रहा हूँ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। क्लियर? समझिएगा बात को। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले भी लो, आप ले रहे हो लिथियम, फिर यही सोडियम, फिर ले रहे हो पोटेशियम, रुबिडियम और सीज़ियम। मैं कह रहा हूँ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे की ओर घट रही है। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या मतलब है? भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब था टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता कह रहे हैं। तो विद्युत घनात्मकता क्या है? भाई इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता, भाई वो अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे लूज करेगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता बढ़ेगी। दैट मीन्स सीज़ियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा और सीज़ियम अगर सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा तो मैं कहूँगा जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करता है बच्चों मेटल होता है। अरे भाई जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटल होगा। तो मैं कहूँगा इसमें सीज़ियम सबसे अच्छा मेटल है। दैट मीन्स सीज़ियम की इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता, लूज करने की क्षमता सबसे अधिक है। ये बातें भी ध्यान में रखनी है। दैट मीन्स टॉप टू बॉटम आने पे और चीज़ क्या बढ़ेगा? एक तो मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा। जो धात्विक उसके गुण हैं वो भी बढ़ेंगे, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, ठीक है? तो मेटालिक कैरेक्टर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के। तो हमने देखा टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये इतना सारा क्या पढ़ा दिया एक बार में? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ होगा तो ऑब्वियस है वो मेटल होगा, धातु होगा। क्लियर बात? ठीक है? तो ये सारा कांसेप्ट हमने एक ही जगह पे देख लिया। अच्छा एक चीज़ रह गई आयनेशन एनर्जी, तो उसको भी देख लेते हैं। हमने पढ़ा ना कि न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनेशन एनर्जी के। तो टॉप टू बॉटम आने पे न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, तो आयनेशन एनर्जी भी घट जाएगी। तो सारा कांसेप्ट हमने एक ही जगह पे पढ़ लिया। सारे जितनी भी टाइमलाइन्स हैं उन सबको हमने एक ही जगह पे समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट समझ लो, एक पीरियड में एक पीरियड में आते हैं तो अगर पीरियड में आते हैं, आवर्त में आते हैं तो क्या-क्या कांसेप्ट हमें पढ़ने चाहिए? सर आवर्त में आते हैं और ये हम इन जनरल पढ़ रहे हैं, ट्रेंड है तो चेंज होता रहता है। ट्रेंड का मतलब ये जैसे फैशन का ट्रेंड, आज कुछ फैशन है, कल कुछ नया फैशन है। तो सेम यहाँ पे भी है ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब इसमें चेंज आता रहे। तो जल्द से हम पीरियड समझते हैं, जल्दी से हम पीरियड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पीरियड में नंबर ऑफ सेल सेम रहती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेकंड पीरियड में हूँ तो n बराबर 2 होगा, थर्ड पीरियड में हूँ तो n बराबर 3 होगा। तो नंबर ऑफ सेल रिमेन्स सेम इन अ पीरियड। क्लियर? इसके बाद पीरियड में साइज हमेशा घटता है, साइज डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है जिसकी वजह से साइज घटता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। दैट मींस दीस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा।
क्लियर? और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बताया न्यूक्लियर चार्ज और साइज के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, वही चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। दैट मीन्स साइज घट रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनन विभव भी बढ़ेगा, आयनेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। सिंपल सी बात। और अगर साइज घटता है तो हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ये भी बात समझी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर घटेगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखो कितनी सिंपल सी बातें हैं, है कि नहीं? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो ये था हमारा पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी। अब मुझे लगता है अगर आपने इतना टॉपिक पढ़ा है तो अब आपका काम है क्या? क्वेश्चंस लगाना। और क्वेश्चंस हमारे साथ लगाना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चंस लगाने के लिए काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कौन सी किताब लें, है ना? प्रीवियस ईयर के लिए मुझे लगता है 150-200 की किताब आएगी और इससे कम का तो हमारा सिलेबस है, मात्र ₹99 में सब आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, प्लस नोट्स हो गए, है ना? और प्लस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, प्लस लाइव क्लास तो मिल ही रही है और वहाँ पे रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, प्लस लाइव रिकॉर्डेड के बाद आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना? डाउट्स भी आपके वहाँ पे क्लियर मैं कराऊँगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे क्लास के बाद पूछेगा, अवश्य आपके डाउट्स के आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे। क्लियर है बात? तो आज की क्लास को बाइंड अप करता हूँ और अगर आपको कोई सजेशन हो क्लास को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।